सच्ची और सच्ची खबरों की शुरुआत आज रंगों के त्योहार होली से करेंगे। होली का त्योहार आने वाला है, या कहें कि मैं कुछ ही दिन बचा, लेकिन उससे पहले ही हर साल की तरह श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का जश्न शुरू हो चुका है। आज बरसाना के राधा रानी मंदिर से नंदगांव को होली का निमंत्रण देने के लिए गोपिकाएं पहुंची और फिर राधा रानी के मंदिर में लड्डू मार होली खेली गई। बरसाने के इस विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। बरसाना के अलावा सूरत, अकोला, पाली और वाराणसी में भी होली को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बरसाना और नंदगांव में होली की शुरुआत हो चुकी है, उस पर रिपोर्ट देखिए। से लेकर नंदगांव तक कुछ इस अंदाज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से हुई। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाता नजर आया। भक्ति रस में डूबे इन श्रद्धालुओं की जबान पर बस राधा कृष्ण के भजन और इनकी आंखों में अपने आराध्य की एक झलक की बेताबी नजर आई। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में हर उम्र के श्रद्धालु होली खेलने के लिए बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर पहुंचे। माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो माहौल तैयार हुआ होली। अब आप शुरू मानिए, हर समय उनसे बात करने की कोशिश चीजें जो आपको यहाँ लेकर आती है। बरसाने की जैसी होली कहीं की भी नहीं है। लठमार होली कर लो, लड्डू होली कर लो, या बरसाने की फूल होली कर लो। जग में होती हो रही और बरसाने में होता हो रहा। बोलो हो होली है, होली है। गुजरात से ये लोग आए हैं और हर साल आते हैं, और बात यह है कि बरसाने जैसी होली कहीं नहीं होती है। ढोल मंजीरों के साथ होली के गीतों पर झूमते इन भक्तों ने गजब का जोश और उत्साह दिखाया। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए इस बार भी गोपियां निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंची, जहां इन गोपियों का जोरदार स्वागत नंदगांव के लोगों ने किया। इस दौरान गीत, संगीत और नृत्य की मन मोहने वाली तस्वीरें नंदगांव में देखने को मिली। गोपिकाएं, राधा की सखियां नाच गाकर अपना संदेशा कृष्ण को, कृष्ण के गांव वालों को, उनके परिवार को सुना रही हैं। निमंत्रण मिलने के बाद नंदगांव के लोग जब लड्डू मार होली खेलने बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर आए तो एक दूसरे पर रंग और गुलाल के बीच जमकर लड्डू बरसाए गए। ये तस्वीरें उसी पल की हैं। लड्डू होली की परंपरा हर साल यूं ही इसी उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। बरसाना में लड्डू होली शुरू हो चुकी है और यहाँ से होली के रंग शुरू हो चुके हैं। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है। लोग लड्डू पाने के लिए कितना आतुर है, वो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर के ऊपर से, राधा रानी मंदिर के ऊपर से लड्डू फेंके जा रहे हैं। इस लड्डू मार होली के अगले दिन यानी कि कल सुबह विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे अनूठी हमारी ब्रज की बरसाना की होली है। सब जग हो रही, या जग हो रहा, कैसो देश निगोरा। ये बरसाने की होली से ही ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है। आपने अभी सभी ने देखा कि होली का निमंत्रण जाया था, तो होता ऐसा है कि 5000 साल पहले जब राधा रानी और श्री कृष्ण की जो गोपियों ने जो होली की परंपरा शुरू की थी, वो यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है कि ब्रज में होली की एक खासियत है। बीते 2 साल कोरोना पाबंदियों के बीच होली का जश्न मना, मगर इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है। ऐसे में मथुरा की इस विश्व प्रसिद्ध होली को देखने और उसे खेलने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं।
जिसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें दे रही हैं। होली के इस जश्न में किसी तरह की कोई खलल न पड़े, इसके लिए मथुरा में सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर ये लड्डू और लठमार होली मनाने के पीछे मान्यता क्या है। तो मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने इसी सिलसिले में महंत कमल गोस्वामी से बात की है। लड्डू मार होली के पीछे कथा क्या है, ये परंपरा शुरू कैसे हुई? लड्डू पिकनी होली की ये है कि काना और हमारी राधा रानी बाल स्वरूप है, तो वो छोटे बच्चा होता है जैसे उनके प्रतीक बनाया गया है। तो लड्डू पिकनी होली क्या है कि वो जो कान्हा जी और राधा रानी जब जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको फूलों से और खिलौनों से लड्डुओं से क्या है, बच्चा खाता तो है नहीं, खेलता है उससे। छोटे बच्चे क्या है, खाते हैं नहीं, उसको खेलते हैं। तो इसी रूप में इन लड्डू पिकनी होली को बनाया गया है कि बाल रूप में राधा रानी के संग पूरा ब्रज होली खेले बच्चा बन के। राधा रानी किशन जी के साथ जितना भी यात्री, जितना भी गुसाई परिवार है, वो बच्चा बन के होली खेलता है और एक दूसरे को लड्डू के साथ होली खिलाई जाती है और लड्डू फेंके जाते हैं, जब इसको लड्डू पिकनी होली बोली जाती है। लठमार होली के पीछे क्या कहानी है? लठमार होली पे हमारे यहाँ की जो बरसाने की जितनी भी वो बहू बेटियां हैं, वो कान्हा जी के साथ और जितनी यहाँ के वो हमारी इनकी क्या नाम है, ये सखियों के रूप में वहाँ से कान्हा जी के यहाँ से उनका वो आता है सखियों के रूप में। यहाँ पे यहाँ की बहू बेटियों के साथ मजाक भावनाओं के साथ होली खेली जाती है और यहाँ की जो बहू बेटी है उनको राधा रानी की एक तरीके की सखी माना गया है कि जितनी भी बहू बेटी है वो राधा रानी की सखी है। तो वहाँ के जो कान्हा के गांव के जो गोसाई आते हैं वो यहाँ पे उन सखियों के साथ मजाक पूर्वक होली खेली जाती है और जब वो मजाक इस तरीके से करते हैं तो उनमें एक लठ मार के उनको चुप कराया जाता है कि गोसाई अगर कुछ ज्यादा बोले तो उसको हल्कों से लठ लगा के उसको चुप कराया जाए। इसी वजह से इसको लठमार होली बोलते हैं। पर आज तक गुसाई परिवार में किसी को उस तरीके से लठ ना लगो, पर ये सिर्फ और सिर्फ मजाक की और खुशी और त्योहार को एक्सप्लेन करा जा सकता है इस तरीके से। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में खान पान में क्या होता है, क्या भोग लगाया जाता है, कितने तरह के भोग तैयार किए जाते हैं? राधा रानी के इस त्योहार पे 56 भोग का प्रसाद बनाया जाता है। 56 तरीके की मिठाइयाँ बनती है जिसमें मीठा, नमकीन, गुलाब जामुन और मोहनथाल और बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, आटे के लड्डू और खोए की बर्फियाँ, नमकीन, काजू, किशमिश, ये सबको मिला के 56 तरीके के भोग प्रसाद लगता है। उन 56 तरीकों में हर एक भोग को राधा रानी और किशन जी मिलके खाते हैं और उसके बाद वो भोग बरसाने में गुसाइयों में बांटा जाता है। और कल होली पे गरम हलवा बनाया जाता है, मीठा हलवा, आटे का हलवा बनाया जाता है जो गुसाई परिवार, पूरे समाज परिवार में बांटा जाता है। चलिए, ये तो बात हुई मथुरा की होली की। अब इसके बाद हम आपको पूरे देश में होली का जो रंग है, किस तरीके से हर कोई होली का इंतजार कर रहा है और किस तरीके से देश होली के रंग में रंगता जा रहा है, वो दिखाते हैं। अब चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, रंगों के इस त्योहार की रौनक देखते ही बन रही है। कहीं हर्बल रंग बनाया जा रहा है तो कहीं रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि देश का माहौल होली में हो चुका है, जिसका समापन रंग पंचमी के दिन होगा। होली ऐसा त्योहार जो पहले फिजाओं में घुलता है, फिर दिल में उतरता है। होली आने में वक्त है, लेकिन होली के रंग हवा में घुलने लगे हैं। तस्वीरें सूरत की हैं, जहां होली के रंग से सूरत की सीरत दमक रही है। नाच गाने का माहौल है और होली की मस्ती चारों ओर नजर आ रही है। होली का स्वागत सूरत ऐसे ही बाहें पसार कर करता है। सोचिए, सूरत में त्योहार का अभी ये रंग है तो होली के दिन कैसा नजारा होगा। ये सब कलाकार राजस्थान से स्पेशली बुलाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान की जो छवि है
क्योंकि हमारी दो पीढ़ियां सूरत में, गुजरात में रह रही है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ सके। भारतीय संस्कृति में हर एक स्टेट के कल्चर का बड़ा महत्व है, तो राजस्थानी कल्चर को हम जिंदा रख सके, तो होली के त्योहार में ये वहाँ के लोक गीत, लोक नृत्य, उनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ राजस्थान से स्पेशल बुलाते हैं। होली भले आते आते आती हो, लेकिन दिलों से उसके रंग जाते 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 हैं। अब अकोला की होली को ही लीजिए। यहाँ होली का रंग जब चढ़ता है तो कई दिनों तक उसकी खुमारी मन से नहीं उतरती। होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए यहाँ की तिलहारा गांव की औरतें दिन रात जुटी हैं। हरी पालक से लेकर गाजर, टमाटर, हल्दी और चुकंदर और चावल से इको फ्रेंडली गुलाल बनाए जा रहे हैं। इसे बनाने वाले बताते हैं कि उनके रंगों की तासीर हटकर है। ये कलर पूरा ही लाभदायी है। इसको अगर ये हमने लगाया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर उसके अलावा ये अगर पेट में भी जाता है तो ठंडाई का काम करता है। इसमें शोप है, जीरा है और फूल है, पत्तियां है, फल है, उसका यूज किया है। और इसमें जो पाउडर है वो भी चावल के आटे से बने हुए। होली के त्योहार ने कितनी बेरंग जिंदगियों में रंग भर दिए हैं, ये देखना हो तो आगरा आइए। यहाँ की जेल रंगों के उत्सव की कार्यशाला बनी हुई है। यहाँ कैदी हर्बल रंग और गुलाल बना रहे हैं। हम लोग हर्बल कलर बना रहे हैं, पालक के जूस से हरा कलर बना रहे हैं, चुकंदर के जूस से लाल कलर बना रहे हैं। और ये कलर लगभग 2 क्विंटल हम तैयार करेंगे, जो कि जेल में होली खिलवाई जाएगी एवं गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जीवन के कैनवस पर होली ऐसा रंग है जिसकी खुशी मन को रंग देती है। राजस्थान के पाली में होली पर केवल उल्लास ही नहीं झलकता, बल्कि संगीत भी खनकता है। ये होली पर बजाया जाने वाला वो चग है जिसे कारीगर जोर शोर से बना रहे हैं। हिंदुस्तान में होली उल्लास का दूसरा नाम है। होली आती है और जिंदगी में तमाम रंग भर देती है। यही वजह कि होली का उत्सव आने से पहले ही शहर शहर नजर आने लगा है। पाली से भारत भूषण जोशी, अकोला से धनंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से कर रही है। होली से 5 दिन पहले यानी कि 3 मार्च को वहां रंग भरी एकादशी का दिन है और इस पर्व की शुरुआत होगी क्योंकि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त उनके साथ रंग भी खेलते हैं। और इस मौके पर बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिनके लिए पगड़ी बनाने का काम पिछली 5 पीढ़ियों से गयासुद्दीन का परिवार कर रहा है, जो इस राजशाही पगड़ी को रेशमी कपड़ा, जरी, गोटा और गत्ता लगाकर तैयार करते हैं। जबकि पगड़ी को सजाने का काम हिंदू पगड़ी व्यापारी करते हैं और व्यापारी के वाराणसी के ललापुर इलाके में अपने घर में पगड़ी बनाने वाले गयासुद्दीन को यह हुनर उनके पूर्वजों से मिला, जो लखनऊ से काशी में आकर बस गए थे। उनका परिवार सेवा भाव से काम करता चला आ रहा है और जो कुछ भी मेहनत मिलती है वो उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। पिछले 5 पीढ़ियों से पगड़ी बनाने का काम कर रहे हैं गयासुद्दीन जी। उनके हाथ में जो पगड़ी है उसे अकबरी पगड़ी कहते हैं, जो विशेष गोटे और कलगी और तमाम तरह के साज सज्जा से सजाई गई है। और यही पगड़ी बाबा विश्वनाथ को जब वह रंग भरी एकादशी के दिन मां पार्वती का गौना कराकर ले जाएंगे और लाखों भक्तों के बीच से होते हुए होली खेलते हुए जाएंगे, तो यही खास पगड़ी वो पहने हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसको बनाने का काम पिछले 5 पीढ़ियों से गयासुद्दीन का परिवार करता चला आ रहा है। जानते हैं इनसे, गयासुद्दीन जी से, कि क्या खास बात है इस पगड़ी में और किस तरह, पहले बताइए कि इसकी सजावट होती है। इसमें रेशमी कपड़ा, जरी, गोटा और गत्ते वगैरह सब लगा करके ये तैयार किए थे। इसमें बनाने में करीब करीब 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ, और ये हमारे यहाँ हमारे परदादा इस काम को ले आए थे। आज 250 साल से हम लोग बाबा विश्वनाथ के पगड़ी बनाने में हम लोग जुटे हुए हैं। आप कितनी पीढ़ी हैं आप लोग, फिर इसके बाद आपके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं? 4थी पीढ़ी में हम हैं और बच्चे हमारे 5वीं पीढ़ी में हैं। उस वक्त से सेवा करते चले आ रहे हैं। पगड़ी को सजाने का काम हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अरोड़ा परिवार के, ये करीबन 3-4 पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इस
पगड़ी के बारे में क्या खास बात है, कब से आप ये करते चले आ रहे हैं? पहले अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम नंदलाल अरोड़ा है, फर्म केशवदास मुकुंद लाल, गोटा वाले, नारियल बाजार, वाराणसी। आज ये 5 पीढ़ी से लगभग ये पगड़ी हमारे यहाँ से पूर्वज लोग बनाते चले आ रहे हैं। उसी का निर्वाह हमारे द्वारा भी हो रहा है, आगे होता रहेगा। बाबा की बड़ी असीम अनुकंपा है जो अपने इस पगड़ी को सिर मोर पे धारण करते हैं। बड़ा खुशी और मन बड़ा आनंदित होता है कि साल में इंतजार रहता है कि ये पर्व आए और पर्व में हमारे तरफ से पगड़ी जो जाती है वो बाबा के सिर मोर पे धारण हो। और इसमें नगीने का, कलंगी लगती है, मोती का काम होता है, मखमल का काम होता है, रेशमी का काम होता है और मोती जड़ित लेस बांकड़ी लगा करके इसको सुसज्जित किया जाता है। ये इसलिए बेशकीमती है क्योंकि ये अनमोल है। इसका जितना भी मूल्य, चाहे वो कारीगर हों, चाहे इसको सजावट करने वाले लोग हों, उनको दिया जाए तो वो उस पर राजी नहीं होते, क्योंकि उनका कहना है कि ये वो पैसे के लिए नहीं करते, निःशुल्क करते हैं। और होली की तैयारियों में इसी तरह की गंगा जमुनी की तहजीब झलकती देखने को मिल रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GMT। आगे बढ़ते बात करते हैं हमारी समुद्री सीमाओं की और किस तरीके से इनकी सुरक्षा को महफूज करने के लिए INS विक्रमादित्य अब जल्दी ही ऑपरेशनल हो सकता है। मरम्मत के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर का समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है। INS विक्रमादित्य समुद्री सुरक्षा के लिए भारत का ताकतवर पोत है। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इसे खास तौर से बनाया गया है और भारत के पास मौजूदा समय में 2 कैरियर एयरक्राफ्ट हैं। पहला INS विक्रमादित्य जो रूस निर्मित है और दूसरा स्वदेशी INS विक्रांत। फिलहाल INS विक्रमादित्य के ऑपरेशनल होने का इंतजार है। हिंदुस्तान का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समंदर में उतर चुका है। करीब 1 साल तक मरम्मत के बाद इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। भारतीय नौसेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29 के फाइटर जेट्स का संचालन करती है। समुद्री परीक्षण पूरा होने के बाद INS विक्रमादित्य युद्धपोत जल्दी ही ऑपरेशनल हो सकता है। INS विक्रमादित्य को दिसंबर 2021 में मरम्मत के लिए कारवार नौसेना बेस भेजा गया था और मरम्मत पूरी होने के बाद अब इसका समुद्री ट्रायल शुरू हो गया है। परीक्षण पूरा होने के बाद अब जल्दी ही ये विमानवाहक पोत ऑपरेशनल भूमिका में नजर आएगा। नई स्वदेशी ताकत यानी कि LCA नेवी के साथ ही MiG-29 के लड़ाकू विमान भी उस पर तैनात होंगे। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर दूसरे स्वदेशी हथियार भी INS विक्रमादित्य का हिस्सा होंगे और इस तरह से INS विक्रमादित्य ज्यादा मारक क्षमता के साथ, ज्यादा बड़ी ताकत के साथ स्वदेशी हथियारों से लैस होकर आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। और इस वक्त देश और दुनिया में खासतौर रूस यूक्रेन युद्ध के हालात के बीच जिस तरह के समुद्री मोर्चे पर चुनौतियां हैं, चीन की बढ़ती चुनौती है, उससे निपटने में कारगर भूमिका निभाएगा। INS विक्रमादित्य को खास तौर से दुश्मन पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है और इसकी ताकत की अगर बात की जाए तो इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे हैं। ये 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक की निगरानी करने में सक्षम है। इसमें 30 से ज्यादा विमान ले जाने की क्षमता है, जिसमें MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 28 और कामोव 31, सेकिंग ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल, एयर टू एयर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। MiG और सी हेडर जेट लड़ाकू विमानों के लिए ये लूना और डैप्स लैंडिंग सिस्टम से भी लैस है। रूस में बने इस युद्धपोत का नाम एडमिरल गोशकोव था। भारत ने कुछ बदलावों के साथ इसे खरीदा था। 2013 में INS विक्रमादित्य को कमीशन किया गया। 2014 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 45,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ऊंचाई करीब 20 मंजिला इमारत के बराबर है, जिसमें 22 डेक हैं, 1600 कर्मचारियों के रहने का इंतजाम और इसके साथ ही साथ उनके लिए सभी जरूरी सामान रखने की क्षमता है। INS विक्रमादित्य इन तमाम सुविधाओं के साथ खुद को 45 दिनों तक समंदर में रखने में भी सक्षम है। मौजूदा वक्त में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के अलावा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है।
जबकि INS विशाल तीसरा एयरक्राफ्ट करियर होगा, जो 2030 तक नेवी में शामिल हो सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शिव भक्तों के लिए आई खुशखबरी की। महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी और आस्था की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। क्या है प्रोजेक्ट, कब बनकर तैयार होगा हरिद्वार कॉरिडोर, देखिए सर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने महादेव की नगरी काशी का नजारा ही बदल दिया, उसे सुंदर और भव्य बना दिया। इसी तरह महाकाल कॉरिडोर ने उज्जैन का कायाकल्प किया और अब इसी तर्ज पर शिवधाम हरिद्वार को सजाने संवारने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। जल्दी ही शिव भक्तों को हर की पैड़ी कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। हरिद्वार में हर साल लाखों लोग भक्ति के भवसागर में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं और सावन में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इन श्रद्धालुओं को भीड़ से मुक्ति दिलाने के लिए जल्दी ही एक व्यवस्था तैयार की जाएगी। शिव भक्तों को आरामदायक दर्शन कराने और आधुनिक सुविधा देने के लिए हर की पैड़ी कॉरिडोर बनेगा। इस प्रोजेक्ट को धामी सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से DPR तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने इसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर इस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के मुताबिक हर की पैड़ी कॉरिडोर में 5 प्रोजेक्ट्स पर काम होना है। इसके तहत हर की पैड़ी, कनखल, सतीकुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी RFP है वो ऑलमोस्ट बन गई है और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये RFP इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा और फिर इसकी पूरी डिजाइन और प्लानिंग ये की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के आते आते इस पर काम प्रारंभ। धामी सरकार का दावा है कि हरिद्वार कॉरिडोर बनाते समय वहां पहले से मौजूद लोगों का और व्यापारियों का खास ख्याल रखा जाएगा। जिसने अवैध अतिक्रमण किया है वो तो जाएगा, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं मुझे, लेकिन यथासंभव जो भी योजनाएं बनेंगी सबकी सहमति से बनेंगी और उद्देश्य हरिद्वार को खूबसूरत बनाना है। किसी को उजाड़ना या किसी का विध्वंस करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी को प्रताड़ित करना है। हर की पैड़ी कॉरिडोर के प्रस्ताव पर एडवांस रूप में काम चल रहा है। कंसल्टेंट संस्था मैकेंजी की रिपोर्ट के बाद DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिलहाल हर की पैड़ी जाने के लिए शिव भक्त 3 रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। भीमगौड़ा की ओर से, अपर रोड से आने वाला रास्ता, मोती बाजार व्यापार रोड की तरफ से आने वाला रास्ता। इन 3 रास्तों को एक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। जैसा कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा है, बेसिक जिसका उद्देश्य है कि हर की पैड़ी हमारा बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है महत्व का और वहां पर जाने के लिए जो हमारे मुख्य रूप से 3 मार्ग पड़ते हैं। एक भीमगौड़ा की तरफ से आने वाला, अपर रोड की तरफ से आने वाला, मोती बाजार की तरफ से आने वाला। तो इनकी दशा और दिशा दोनों सुधारने का काम होगा। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स वगैरह हैं अंडरग्राउंड होना, जो भी जल निकासी की व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड होना, जगह जगह पर लैंडस्केपिंग होना, फाउंटेन लगना, एक खूबसूरत स्वरूप इसको प्रदान करना है ताकि आने वाले जो भी हमारे देश विदेश के तीर्थयात्री होते हैं उन्हें एक अच्छी अनुभूति हो। और साथ ही जैसे कनखल भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भूपतवाला का इलाका महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ चंडी देवी जी का और मनसा देवी जी का। तो हरिद्वार में आने वाले के लिए एक अट्रैक्शन होगा कि वो हर की पैड़ी में गंगा स्नान करने के उपरांत इन सारे स्थलों का भ्रमण करे, उससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं। जिस तरह काशी और उज्जैन कॉरिडोर में जगह जगह फाउंटेन्स लगे हैं, ठीक उसी तरीके से शिवनगरी हरिद्वार को भी नया, खास और भव्य स्वरूप दिया जाएगा।
जो हरिद्वार में दर्शन करने आने वाले शिव भक्तों को अलग ही अनुभव देगा और साथ ही ये कॉरिडोर उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र भी होगा। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कॉरिडोर बनने से हरिद्वार को नया स्वरूप तो मिलेगा ही, लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण से रास्ते में कई कॉलोनी और दुकानें भी मौजूद है, लिहाजा किसी को कोई नुकसान न हो, इसे भी ध्यान में रखकर ही इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इससे पहले काशी और उज्जैन में भी यूपी और मध्य प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर बनाते समय ऐसी ही परेशानियों को सुलझाया था, उसका सामना भी किया था, लेकिन उसका भी समाधान निकल गया था और कॉरिडोर तैयार कर लिया गया था। उत्तराखंड सरकार ने भी अवैध कॉलोनियों और व्यापारियों संबंधी परेशानियों को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया है। प्रशासन का दावा है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए गए आवास इन लोगों को अलॉट किए जाएंगे और इसके अलावा वहां मौजूद साधु संतों के लिए भी खास इंतजाम करने की तैयारी है। हरिद्वार कॉरिडोर पर मेरे सहयोगी मुदित अग्रवाल ने महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज से बात की। देखो, कॉरिडोर का जहां तक मामला, हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतों से, हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। तो कॉरिडोर को लेकर आप क्या मानते हैं? कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं, अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करें। दूसरे जगहों पे वहाँ पे साधु संत और व्यापारी भी प्रभावित हुए, तो वो कहते मंदिर भी वहाँ प्रभावित हुए। तो जहाँ क्योंकि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना तो उसमें हमारे अखाड़े के 2 मंदिर हैं। अन्नपूर्णा माता का जो मठ है मंदिर विश्वनाथ परिसर में ही है, अपारनाथ मठ विद्यालय हमारा था, तो उसका भी कुछ हिस्सा उसमें गया। लेकिन जब राष्ट्रीय कोई आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय आवश्यकता जनहित में होती है तो धर्माचार्यों का जीवन ही त्याग से भरा हुआ है। तो वहाँ के जो साधु स्वरूप में असंतुष्ट थे, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के आदित्यनाथ जी, वो स्वयं एक संत हैं, उन्होंने सबसे बैठा के मीटिंग किया और जो जिसका कंपनसेशन था उनको 3-3 गुना कंपनसेशन मिला, जिनके मकान थे या मंदिर थे, और विधिवत अच्छा निर्माण हुआ। सभी साधु संतों ने उसका स्वागत किया है। महाकाल में जो हुआ उसमें मैं गया था, क्योंकि महाकाल मंदिर का एक विशेष पूजा का अधिकार आज भी महानिर्वाणी अखाड़े के पास में है, भस्म आरती का। तो वहाँ का जो कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ उसके पीरियड में मैं 2 बार गया हूँ, तो वहाँ का तो कोई ज़्यादा जनता प्रभावित नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ मकान उसमें आया तो सरकार ने उसका अधिग्रहण करके पैसा रिलीज किया है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विकास के कार्य होते रहने चाहिए। देश में धार्मिक स्थलों के कायाकल्प से न सिर्फ उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, रोजगार और कमाई के अवसर पैदा होते हैं। काशी और उज्जैन कॉरिडोर दुनिया के सामने है। इन दोनों कॉरिडोर्स के बनने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में काफी इजाफा देखा गया है। वाराणसी में हर महीने औसतन 2 से 3 लाख टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 8 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और श्रद्धालु काशी का रुख कर रहे हैं। इसी तरीके से उज्जैन, महाशिवरात्रि के दौरान 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। जाहिर है कि कॉरिडोर बनने से धार्मिक स्थलों का न सिर्फ कायाकल्प होगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में भी इजाफा होगा। देश में इसी तर्ज पर कई धार्मिक कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसमें केदारनाथ से लेकर जगन्नाथ, मथुरा से लेकर अयोध्या का राम मंदिर तक शामिल है। काशी कॉरिडोर की ही तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जगन्नाथ मंदिर में कॉरिडोर निर्माण का काम साल 2019 में शुरू किया गया था। इसे 2023 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जब जगन्नाथ कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो न सिर्फ इसकी भव्यता देखने लायक होगी, बल्कि कॉरिडोर बनने के बाद 25 लाख लोग एक साथ रथ यात्रा में शामिल हो पाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कुल 3200 करोड़ की योजना बनाई है, जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम जारी है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर परिसर 19 एकड़ में फैला है। इसमें 7 एकड़ में मंदिर है, जबकि बाकी 12 एकड़ में विकास कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार के कायाकल्प की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। विंध्यधाम में आने वाले मां विंध्यवासिनी के भक्तों की सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर दिव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। योगी सरकार की तरफ से 224 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर भी काम किया जा रहा है और जल्दी ही
मंदिर कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा। 248 करोड़ की लागत से मंदिर कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण होगा और मंदिर के आसपास कई एकड़ भूमि को कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मथुरा से जमुना जी तक विशाल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। ये कॉरिडोर काशी से भी बड़ा होगा, जिसमें 60 से 70 हजार श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए बांके बिहारी के आसपास की संकरी कुंज गलियों को अत्याधुनिक और मनमोहक गलियारे के तौर पे विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर बन जाने के बाद बांके बिहारी के भक्तों को भीड़भाड़ और धक्का मुक्की से भी मुक्ति मिल जाएगी। सरकारों की कोशिश यह है कि केवल तीर्थों को संवारने तक ही सीमित न रहा जाए, बल्कि आस्था के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिले और इसकी पहल भी की जाए और पर्यटन के क्षेत्र में भी इलाके को विकसित किया जाए। आपको एक क्रिकेट टूर्नामेंट में लिए चलते हैं। ये क्रिकेट टूर्नामेंट खास है और खास इसलिए क्योंकि ये खेला गया बर्फीली पिच पर। चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां और बीच में बैट बॉल की जोर आजमाइश। इस स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर के गुरेज में। गुरेज के बर्फीले माहौल में विंटर स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 की शुरुआत स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के साथ हुई है। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बर्फ से ढके पहाड़, आसपास बर्फ से सफेद दरख्त, इस खूबसूरत वादी में बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ खुला मैदान। जिस पर लाल परत डालकर बनाई गई है क्रिकेट की पिच। तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बल्ले और गेंद से जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये नजारा कश्मीर के गुरेज में स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का है। बाकायदा यहाँ कमेंट्री भी चल रही है। यहाँ पर स्नो क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पर लगाया गया है, तो वहीं पर गेंद की अच्छी गेंद थी, सभी दर्शक इस गेंद को हल्की सी अपील पर कोई असर नहीं। पिच पर डटे खिलाड़ी गेंद को बल्ले से उड़ाने, चौके छक्के जमाने और रन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। गुरेज की बर्फीले माहौल में विंटर स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 की शुरुआत स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग से हुई है। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ क्रिकेट मैच का मजा लेने के लिए जुट रहे हैं। कश्मीर घाटी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बर्फ पर क्रिकेट खेलने और देखने का ये अनूठा मौका है। घाटी के नौजवान इसके जरिए क्रिकेट के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इन्हें अनूठे तरीके से इस खेल में अपने हुनर को दिखाने और निखारने का मौका भी मिल रहा है। गुरेज जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।